हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो विच इज़ ऑन रेडियो एक्टिविटी। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। एंड वी नो इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन और जो प्रोटॉन थे वो डिस्कवर किए थे ई गोल्डस्टेन ने। उसके बाद हमने मिल्कियन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखा था, जिसके थ्रू मिल्कियन ने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। और जो हमारे पास थर्ड और लास्ट आता है वो आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जो की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के मॉडल को पढ़ने से पहले हमें हल्का सा रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी और कौन कौन से सब्सटेंसेस रेडियो एक्टिव होते हैं। चलो शुरुआत करते हैं हम रेडियो एक्टिविटी से। So what do you mean by radioactivity? Radioactivity is the spontaneous emission of radiation from an unstable atomic nucleus to become stable. तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई एलिमेंट जो है खुद से रेडिएशन एमिट कर सकता है। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर हमारे पास जो है यूरेनियम है, जिसको हम येलो केक के नाम से भी जानते हैं यूरेनियम को। तो यूरेनियम एक हमारे पास नेचुरल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का एग्जांपल है, क्योंकि यूरेनियम के पास टेंडेंसी है खुद से जो है रेडिएशन एमिट करेगा। अब मान लो कि मेरे सराउंडिंग में यूरेनियम बहुत ज़्यादा है, पर मुझे एक स्टोन दिख रही है और ये येलो कलर का इस तरह का दिख रहा है, बट इसके पास टेंडेंसी है खुद से रेडिएशन को एमिट करने की। जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा ये कौन कौन सी रेडिएशन एमिट करेगा? तो मेनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं ये 3 काइंड ऑफ रेडिएशन को एमिट करते हैं, जो है हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज। ये 3 तरह की रेडिएशन हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट करता है। एंड अगर हम बात करते हैं कि कोई एलिमेंट हमारे पास, जैसा यहाँ पे बताया भी गया है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन तो रेडिएशन का होगा ही होगा फ्रॉम एन अनस्टेबल एटम, कि एटम हमारे पास अनस्टेबल क्यों हुआ और टू बिकम स्टेबल, और बाद में वो स्टेबल हो गया। तो एटम हमारे पास अनस्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास जो न्यूट्रॉनों की संख्या थी वो थी ग्रेटर देन प्रोटॉन। जब भी हमारे पास न्यूट्रॉन्स का जो अमाउंट होता है या फिर नंबर होता है वो प्रोटोनों के कंपैरिजन में 1.5 गुना ज़्यादा हो जाता है, 1.5 जो है गुना ज़्यादा हो जाता है, तब वो जो है हमारे पास एक एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव बिहेव करना शुरू कर देता है। या फिर दूसरा हम ये कहें कि इनके न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जिस कारण जो है, जैसा हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। रेडियो एक्टिविटी का जो दूसरा रीज़न ये भी है कि जब भी किसी हम हैवी एलिमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यूरेनियम है एंड वी ऑल नो यूरेनियम के एटॉमिक नंबर की बात करें इट इज़ 92, और इसके अगर मैं वेट की बात करूँ इट इज़ 235। तो हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि कोई एलिमेंट कब अपने आप को रेडियो एक्टिव शो करेगा और क्यों नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं कहूँ कि ये हमें यहाँ पर येलो कलर का दिख ही रहा है, तो मैं कहूँ कि मेरे पास एक मान लो गोल्ड का हार है और मैंने एक जो है यूरेनियम का बना दिया, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है? जब हम बात करते हैं गोल्ड की, गोल्ड के पास टेंडेंसी नहीं है खुद में से रेडिएशन को एमिट करने की, बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूरेनियम, यूरेनियम क्या करेगा? खुद में से रेडिएशन एमिट करेगा जो हमारे पास विजिबल नहीं होती है, हमें नहीं दिखेगी। जनरली नेकेड आई से तो हमें दिखेगी ही नहीं कि रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हमारे डीएनए को डैमेज कर देता है, जिस कारण जो है हमें सेवरल काइंड्स के जो कैंसर कॉज हो सकते हैं, इवन ये जो है डेथ भी कॉज करता है। तो एज़ यू नो कि लास्ट टाइम जो हम फर्स्ट टाइम जो एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था, तो उसमें जो आज भी वहाँ पर जो नई जनरेशन्स पैदा होती है वो कहीं ना कहीं उनमें ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साइड इफ़ेक्ट अगर हम कहें देखने को मिलते हैं। जहाँ जो नई जनरेशन आती है, जो नए बच्चे हैं, उनके कोई ना कोई ऑर्गन में किसी न किसी तरह का कोई ना कोई डिफेक्ट है। तो रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करें, हमने अभी कहा कि कोई एलिमेंट कब रेडियो एक्टिव बिहेव करना शुरू कर देता है, जब उसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो अनस्टेबल कब होगा? हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। न्यूक्लियस जब हैवी हो जाता है तो उसमें जो है प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो भी हाई हो जाता है, जिस कारण पहला रीज़न तो ये है कि प्रोटॉन की जो अधिकता होने के कारण जो है रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण इसके
अनस्टेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये हमारे पास फिजन भी शो कर सकता है, यानी कि ये धीरे 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 टूटता रहेगा, धीरे धीरे जो है ये टूटता रहेगा और खुद में से रेडिएशन एमिट करता रहेगा। दूसरा रीज़न ये है कि ठीक है, पहला रीज़न हमने ये कहा कि इसमें जो है प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है जिस कारण रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगी। दूसरा रीज़न इसका ये है कि हमारे पास न्यूक्लियस में जब न्यूट्रॉनों की संख्या ग्रेटर हो जाती है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, और ये जब 1.5 गुना ज़्यादा हो जाती है, तब जो है एक न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल बिहेव करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे जो है ये भी स्टेबल होने के लिए रेडिएशन एमिट करता रहता है। और जो ये रेडिएशन होती है ये 3 तरह की होती है, जो है हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गामा। अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो फर्स्ट टाइम जो रेडियो एक्टिविटी थी ये डिस्कवर की थी हेनरी बेक्केरेल ने, और इनिशियली इसका जो ऐसा यूनिट था वो भी बेक्केरेल ही था, बट बाद में मैरी क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे उन दोनों ने इस पर जो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पर अपनी डिस्कवरी भी की, जिस कारण उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था दोनों को। और उनकी अगर हम बात करें, पहला तो हमारे पास आता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जिसकी डिस्कवरी हमें जो श्रेय देते हैं वो हेनरी बेक्केरेल, मैरी क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे पेरी क्यूरी को देते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, यानी कि हम जो है कृत्रिम तौर पे खुद बना के एलिमेंट को रेडियो एक्टिव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कोबाल्ट जो है नेचर में हमारे पास रेडियो एक्टिव नहीं है, तो हम इसको रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन को हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। क्यों? इसके सेवरल पर्पसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इन आइसोटोप का यूज़ करते हैं, अदर साइंटिफिक पर्पसेस के लिए भी अलग अलग आइसोटोप का यूज़ होता है। तो आर्टिफिशियली हम जो है किसी भी एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। वही चीज़ है कि हमें इसके न्यूक्लियस को हल्का सा डिस्टर्ब करना पड़ेगा, या फिर दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें न्यूट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, ताकि इसमें जो है जो रेशो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वो जो है हमारे पास अलग अलग हो जाए, ये रेशो हमारे पास अलग अलग हो जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तब जाके ये हमारे पास एक अनस्टेबल बिहेव करेगा और खुद में से रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देगा। तो हेनरी बेक्केरेल ने क्या किया था, उसने जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, एज यू कैन सी हेयर इन दिस डायग्राम। उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और एक लेड का बॉक्स लिया। लेड बॉक्स उसने क्यों यूज़ किया, ये हम आगे रदरफोर्ड के मॉडल में भी ये चीज़ देखने को हमें ये मिलेगी। लेड जो है बाकी डायरेक्शन से, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो हर डायरेक्शन में इक्वली जो है रेडिएशन एमिट करेगा, तो जो ये लेड लगाया हुआ है तो ये बाकी डायरेक्शन में जो रेडिएशन जा रही है उनको एब्जॉर्ब करेगा, और ये सिंगल डायरेक्शन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो रेडिएशन थी वो सिंगल डायरेक्शन में जाएगी। तो उसने क्या किया, हेनरी बेक्केरेल ने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जो उन्होंने सेंटर में रखा और साइड में लेड का एक चैम्बर लगा दिया, और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं दोनों साइड से, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है। उसने देखा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशन जा रही है, जो नेगेटिव की ओर जा रही है, उसने देखा कि एक नेगेटिव पोल की ओर जा रही है। नो डाउट अगर ये पोल हमारे पास नेगेटिव है तो उसकी साइड कौन सी आई होगी, पॉजिटिव, और ये टर्मिनल हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस डायरेक्शन की ओर आया होगा नेगेटिव चार्ज वाला। और कुछ रेडिएशन जो है बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड देने पर उन्होंने अपनी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, ना ही वो लेफ़्ट को टर्न हुई ना ही वो राइट को टर्न हुई, वो सीधे आगे की ओर गई। इसका मतलब एक रेडिएशन इस तरह की भी थी जिनके पास कोई चार्ज ही नहीं था। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं वो 3 तरह की रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ा रेज, सेकेंड वन इज़ बीटा रेज एंड थर्ड वन इज़ गामा रेज। एंड अल्फ़ा रेज की अगर हम बात करें, दे कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज। अल्फ़ा रेज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करती है और बीटा रेज के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा रेज हमारे पास न्यूट्रल हो जाती है विदाउट चार्ज। या अगर कहें हम कि आयनाइजेशन की पावर किसकी ज़्यादा है, तो नो डाउट अल्फ़ा और बीटा हमारे पास जो दो ये रेडिएशन है इनके आयनाइजेशन की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। अल्फ़ा रेज की बात करें, दे आर हैवी, लो पेनिट्रेशन शो करती है, यानी कि बॉडी में जो है ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जा पाएगी ये। तो वो नेक्स्ट है कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगी। सेकंड बनाता है हमारे पास बीटा रेज, मीडियम पेनिट्रेशन, यानी कि ये हमारे पास अल्फ़ा रेज के कंपैरिजन में हमारी स्किन में हल्का सा
डेप्थ पे भी जाएगी और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इनकी फ्रिक्वेंसी लो होती है। लास्ट वन हमारे पास आता है गामा रेज, हाईली पेनिट्रेटिंग। इसका मतलब ये हमारी बॉडी के डेप्थ तक जाएगी एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा एंड बीटा रेज। दे आर न्यूट्रल, बिहेव एज अ EM वेव। बिकॉज दे आर न्यूट्रल, तो ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह जो है बिहेव करती है। और दे हैव लो फ्रिक्वेंसी इनकी लो है और हाई वेवलेंथ दूर तक चली जाएगी, बट फ्रिक्वेंसी इनकी लो है। व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज, अल्फ़ा रेज की जो डिस्कवरी की थी ये की थी हमारे पास हेनरी बेकरल ने। सेकंड वन आता है हमारे पास बीटा रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। लास्ट वन इज गामा रेज वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय पॉल बिलार्ड। तो इन तीनों ने जो है सेपरेटली इनकी डिस्कवरी की थी। आई एम सेइंग अगेन, अल्फ़ा रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरल, बीटा रेज जो डिस्कवर की थी वो रदरफोर्ड ने की थी, लास्ट वन इज़ गामा रेज जो डिस्कवर की थी पॉल बिलार्ड ने। और हमें पता है कि अगर हम इन तीनों की बात करें, जैसे हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा है, ये तीनों हमें दिखाई नहीं देगी। मान लो मेरे कहीं सराउंडिंग में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और मुझे अभी तक पता ही नहीं है और ना ही मुझे पता लगेगा भी। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं वो तो तीनों ही मेरे पास विजिबल नहीं है। तो क्या मेरे सराउंडिंग में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसको जो मेजर करेंगे हम कि पता लगाना है हमें क्या है हमारे सराउंडिंग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट या नहीं है। तो इसके लिए एक मशीन होती है जिसका नाम है GM काउंटर। तो इस मशीन के थ्रू जो है हम पता कर सकते हैं कि क्या हमारे सराउंडिंग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या नहीं है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें, देयर आर सेवरल नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात करें तो यूरेनियम हमारे पास आता है, थोरियम हमारे पास आता है। थोरियम जो है हमारे इंडिया में भी मिलता है। और यूरेनियम की अगर हम बात करें, यूरेनियम जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है वो कज़ाकिस्तान में मिलता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, इंडिया के झारखंड में भी मिलता है, जम्मू और कश्मीर में भी ये मिलता है। तो डिस्कवरी की बात करें, मैरी क्यूरी एंड हिज हस्बैंड विच वाज पैरी क्यूरी। तो इन्होंने जो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था और उन्हें जो है फ़िज़िक्स में 1903 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और 1911 में भी उन्हें, जो मैरी क्यूरी थी उनको 1911 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था। मैरी क्यूरी की बात करें, इन्होंने जो है डिस्कवरी की थी रेडियम और पोलोनियम की। दो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट और हैं, रेडियम और पोलोनियम, जिसकी डिस्कवरी की थी मैरी क्यूरी ने, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी बाद में मिला था। तो व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, तो हमारे पास नाम आता है मैरी क्यूरी एंड हिज हस्बैंड विच वाज पैरी क्यूरी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास दूसरा आता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जो कि इनकी बेटी और इनका जो दामाद था, इन्होंने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था। तो जो थे हमारे पास आयरिन जूलियट क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी, इन दोनों ने जो है आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पे काम किया था, जिसके लिए इन्हें जो है 1935 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो हम यहाँ देख सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग से अगर हम इसके बारे में बात करें, मैरी क्यूरी की बात हो या उसके हस्बैंड या फिर उसकी पूरी फैमिली की बात करें, तो इन सब की जो बाद में डेथ भी हुई थी, उसका मेन रीज़न यही था कि इन सब ने जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में बहुत योगदान भी दिया था, जिस कारण जो है उस टाइम इन्हें उसके ड्रॉबैक नहीं थे पता कि किस तरह जो है हमारे पास ये हार्मफुल रेडिएशन किस तरह हमारे DNA को डैमेज करके जो है पूरा कैंसर कॉज करती है और किस तरह ये किसी की लाइफ भी ख़त्म कर सकती है। तो इनकी पूरी फैमिली जो ख़त्म हुई वो क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने जो है रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था और उस टाइम उन्हें इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में उतना आइडिया नहीं था। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो आर्टिफिशियली हम जो है किसी भी एलिमेंट को कैसे रेडियो एक्टिव बना सकते हैं, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, एक एलिमेंट लिया था, यहाँ हम पढ़ भी सकते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग स्टेबल न्यूक्लियाई विद पार्टिकल, दैट इज़ अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मान लो मेरे पास यहाँ कोई एलिमेंट है, ये मेरे पास कोई एलिमेंट है, ये मेरे पास उसका न्यूक्लियस है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसके न्यूक्लियस को स्टेबल से अनस्टेबल करने के लिए या तो मैं बम्बार्डमेंट करा दूँगी अल्फ़ा पार्टिकल की, या तो मैं न्यूट्रॉन की करा दूँगी, या फिर प्रोटॉन की करवा दूँगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास
आयरीन जूलियट क्यूरी और फ्रेडरिक क्यूरी थे, उन्होंने एल्यूमिनियम लिया था और एल्यूमिनियम में जो है अल्फा रेज यानी कि हीलियम की रेडिएशन डाली थी। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि उन्होंने जो है एक नॉर्मल एक एलिमेंट लिया और उसमें जो है अल्फा रेडिएशन छोड़ी, और जिस कारण उन्होंने जो है जो रेडिएशन छोड़ी थी उसमें से जो है फॉस्फोरस की फॉर्मेशन हुई, फॉस्फोरस बन गया था यहाँ पे, क्योंकि एल्यूमिनियम में जब अल्फ़ा रेडिएशन छोड़ी तो उनमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस बना और न्यूट्रॉन कुछ बाहर रह गए। तो इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि किस तरह जो है हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी काम करती है। इसके बारे में अगर हम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें रेडियो एक्टिविटी के बारे में, अल्फ़ा रेस की बात करें तो अल्फ़ा रेस हमारे पास जो है हीलियम की तरह बिहेव करती है, और जब हम बात करते हैं बीटा की, बीटा जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तरह जो है बिहेव करती है, और गामा रेस तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ईएम वेव की तरह जो है बिहेव शो करती है। आयनाइजेशन टेंडेंसी की बात करें तो हमें पता है कि अल्फ़ा और बीटा की आयनाइजेशन टेंडेंसी बहुत हाई है, बिकॉज दे बोथ कंसिस्ट चार्जेस, दोनों के पास अपना अपना चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो अल्फ़ा और बीटा रेडिएशन की हमारे पास आयनिक टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पेनिट्रेशन, तो पेनिट्रेशन किसकी हाई है, गामा रेस की। गामा रेस स्किन में जो है बहुत डेप्थ तक जाती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा एंड बीटा रेस। और यहाँ हम देख सकते हैं, हमने कहा कि इनकी वेवलेंथ बहुत हाई है, और फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें जो हमारे पास गामा रेस की स्पीड है, गामा रेस हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है। इट मीन्स गामा रेस की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। बाकी अगर हम बात करें अल्फ़ा और बीटा की, ये जो है स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ट्रेवल नहीं करती है। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा, हमने बेसिक सा रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा कि किसको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जो कोई एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उनके सेवरल अपने अपने फंक्शन होते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रेडियो एक्टिविटी में जो है कोई भी जो एलिमेंट है वो रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देता है। मान लो मेरे पास, मैंने कहा कि मान लो यहाँ एक पत्थर है, यहाँ मेरे पास कोई गोल्ड है, तो अगर इसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा तो ये रेडिएशंस एमिट करेगा, और वो हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ही हार्मफुल है। ये आगे हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरह जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे लिए हार्मफुल है। तो बेसिक सा जो हमें याद रखना है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी में जो है कोई भी एलिमेंट जो है रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देता है, और वो क्यों करता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। और वो क्यों होता है, या तो उसमें प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो गई है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिस कारण एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। या तो दूसरा कि उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशो में जो है बहुत गड़बड़ आ गई है, और क्योंकि न्यूट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, और वो कितना था 1.5, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा हो गए थे। तो ये हमारे पास बेसिक सा रीज़न था रेडियो एक्टिविटी का। तो हमारे पास अगला आता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, जो दी थी फ्रेडरिक सोदी और काजिमिर फजन्स ने। तो इनकी थ्योरी क्या कहती है, डिस्प्लेसमेंट थ्योरी ऑफ रेडिएशन एक्सप्लेन हाउ एन एलिमेंट चेंज इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल व्हेन इट अंडरगो रेडियो एक्टिव डीके। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव डीके। मान लो मेरे पास ये जो है, मैंने कहा मेरे पास 5 ग्राम यूरेनियम था। यूरेनियम क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली जो है रेडिएशन एमिट कर रहा है, और क्योंकि इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है जिस कारण जो है ये कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट करेगा। और ऐसा नहीं है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जब हम बात करते हैं कि ये थ्रू आउट लाइफ हमारी अर्थ पर ही रहेंगे, इनका एक लाइफ पीरियड होता है, और एक पर्टिकुलर लाइफ पीरियड के बाद ये ख़त्म भी हो जाते हैं। बट डिपेंड करता है ये उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे, क्योंकि हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। अगर मैं यहाँ पे यूरेनियम की बात कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 5 ग्राम यूरेनियम है और ये रह गया अपने वेट का हाफ। तो ये कितना टाइम ले रहा है अपने वेट का हाफ होने में, और ये कैसे डिसाइड होता है कि ये 5 ग्राम से जो है 2.5 ग्राम कब होगा, कैसे होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी इसमें से अल्फ़ा रेज निकल रहे हैं और कितने इसमें से बीटा रेडिएशन निकल रही है। और जो हमारे पास ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है ये यही कहती है। अब मान लो कि अब मेरे पास यूरेनियम 92 पे था, तो धीरे धीरे जो है ना वो अपना वेट का हाफ रह जाएगा, यानी कि मान लो कि वो 92 से हमारे पास 41
बेसिकली हम यूरेनियम की बात करते हैं। यूरेनियम हमें पता है कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है और वेट उसका 235 है, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं। कब ये अपने वेट का हाफ रह जाएगा, क्योंकि यहाँ हम इस इमेज में देख रहे हैं 235 है और यहाँ 227 हो गया। कब ये 235 का हाफ हो जाएगा, उसके लिए एक टाइम लेता है ये, जिसको हम हाफ लाइफ पीरियड भी कहते हैं। कि मान लो अगर मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट हूँ और मेरा वेट 50 kg है, तो मैं धीरे धीरे मेरा डीके होता रहेगा, डीके हो जाऊंगी और मैं 25 kg की रह जाऊंगी। और जो मुझे यहाँ टाइम लगा अपने वेट को आधा करने में, वो कहलाएगा मेरा हाफ लाइफ पीरियड। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी क्या कहती है, और ये सडन नहीं होगा कि आज मेरा वेट 50 kg है और कल को मेरा वेट 25 kg हो जाएगा, क्योंकि मेरा न्यूक्लियस अनस्टेबल है। ये धीरे धीरे खुद में से रेडिएशन एमिट करेगा। और हो सकता है अगर मैं एक अल्फ़ा रेज एमिट कर रही हूँ तो क्या होगा, अगर मैं बीटा रे एमिट कर रही हूँ तो क्या होगा। तो बेसिक सा हमारे पास ये आता है कि जैसे जैसे जो है, अगर कोई एलिमेंट अल्फ़ा रे एमिट करता है तो उसके एटॉमिक नंबर में -2 हो जाता है और वेट में भी -4 हो जाता है। बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करें, पहला हमारे पास आता है टाइप ऑफ डीके की अगर हम बात करें, या टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस डीके की बात करें, तो पहला हमारे पास आता है अल्फ़ा डीके। मान लो यहाँ पर मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, इसमें से क्या हो रहा है, अब जो है फर्स्ट केस में यहाँ जो एक अल्फ़ा रेज निकल गई, एक सिंगल, तो उसमें हमने कहा कि मास नंबर में कितना चेंज आएगा, एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज आएगा और मास नंबर में 4 का चेंज आएगा। एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज और मास नंबर में 4 का चेंज। तो हमें ये चीज़ पता है कि एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं और मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। अगर अल्फ़ा डीके हुआ तो इसका एटॉमिक नंबर 92 से पहुंच गया 90 पे, और जो हमारे पास मास था वो पहुंच गया 235 से हमारे पास 231 पे। तो ये अल्फ़ा डीके था। अगर मैं कहूँ कि फर्दर इसमें जो है मुझे अल्फ़ा रेडिएशन, इसने अल्फ़ा डीके इसका फिर से हुआ अल्फ़ा रेज के तो यहाँ पर क्या हो गया, -2 एटॉमिक नंबर में, ये 90 से पहुँच गया 88 और ऊपर हो जाएगा -4, ये पहुंच गया 227 पे, जो हमारे पास था अल्फ़ा डीके। और वही चीज़ आती है कि अगर ये यहाँ पे हमारे पास 235 से 227 पहुंच गया, तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब ये 235 का बिल्कुल हाफ हो जाएगा, तो वो हमारे पास कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड। सेकेंड वन जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास अब बीटा डीके। तो बीटा डीके क्या कहता है, बीटा डीके हमारे पास ये कहता है, बीटा डीके एटॉमिक नंबर में +1 हो जाएगा बट मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास बीटा डीके की। ये हमारे पास सिमिलर था, हमारे पास यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 है और वेट 235 है। बीटा डीके हुआ तो इसने क्या कहा, एटॉमिक नंबर में 1 का चेंज आएगा, 92 से पहुँच गया 93, बट मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, 235 का 235 ही है। फिर से बीटा डीके हुआ, 93 से पहुंच गया ही 94 पे और 235 का रह गया 235 ही। तो अगर मैं कहूँ बेसिक सा कि हमें इसमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है, बेसिक सा अगर मैं कहूँ यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि ये 235 235 235, बट नीचे की अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 92 93 94, तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि इन दिस केस एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट बट मास नंबर इज़ सेम। मास नंबर जो है 235 235 235 तीनों का ही है। किस केस में, जब हमारे पास रेडियो एक्टिव का कौन सा डीके हुआ, बीटा डीके। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं बीटा डीके में किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ आइसोबार। सो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोबार, आइसोबार में क्या होता है, इफ़ दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये हमारे पास कब हुआ, जब हमारे पास हुआ बीटा डीके। सेकेंड वन हमारे पास आता है ऊपर जो हमने देखा था अभी अभी, ये हमारे पास था अल्फ़ा डीके। अगर मैं कहूँ कि अगर इन दोनों का हमारे पास सिमल्टेनियसली जो है एमिशन हो रहा है, अल्फ़ा भी निकल रही है, बीटा रेस भी निकल रही है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, और गामा भी निकल रही है, नो डाउट ये तीनों ही निकलती है हमारे पास किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो क्या होगा, तो हमारे पास जो आता है पहला, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारे पास बेसिक सा यूरेनियम था 92, वेट एटॉमिक मास 235। फर्स्ट केस में इसका अल्फ़ा डीके हुआ, नो डाउट हमें अल्फ़ा डीके में पता है नीचे -2 का लॉस, ऊपर से
-4 हो जाएंगे। तो ये 92 से पहुंच गया 90 और 235 से पहुंच गया 231। बट इन दिस केस यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि बीटा डीके हो रहा है। बीटा डीके में हमें पता है कि मास में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट हमारे पास एटॉमिक नंबर में +1 हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि +1 होगा। तो 90 से ये पहुँच गया 91 और ऊपर रह गया 231 ही। और अगेन बीटा डीके हो गया, बीटा डीके में यहाँ फिर 92 हो गया और ऊपर 231 का 231 ही रह गया। तो बेसिकली हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ देखिए हमारे पास ये था, हमारे पास यूरेनियम 92 और ये भी हमारे पास यूरेनियम 92 है। बट अगर हम मास की बात करें, दोनों केस में मास जो है चेंज हो गया। इसमें जो है हमारे पास 235 रह गया, इसमें 231 हो गया। जो हमारे पास एग्जाम्पल है एक आइसोटोप का। सो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप? इनके पास क्या है, दे बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप और आइसोबार एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इस केस में हमें देखने को मिल रहा है इन दोनों का जो है मास नंबर सेम है, पर एटॉमिक नंबर इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, मास डिफरेंट है। एक का 235 है, एक का 231 है, बट एटॉमिक नंबर दोनों केस में 92 है। बट ऊपर वाले केस में क्या देखने को हमें मिल रहा है कि दोनों में जो है हमारे पास, ये देखिए मास जो है 235 है, 235 है, 235 है, बट एटॉमिक नंबर 92, 93, 94। तो ये हमारे पास आइसोबार और ये हमारे पास आइसोटोप है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा डीके के कारण जो है हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और आइसोबार की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि हम उसमें से अल्फ़ा डीके देख रहे हैं या बीटा डीके देख रहे हैं। और गामा डीके में तो कुछ भी नहीं होता, देयर इज़ नो चेंज इन केस ऑफ गामा डीके। तो बेसिक सा अगर मैं आपको कहूँ, अल्फ़ा डीके हमने कहा अभी कि अल्फ़ा डीके में हमें क्या मिलता है, एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज और मास नंबर में 4 का चेंज। तो यूरेनियम से हमने क्या देखा, अल्फ़ा डीके में क्या हो रहा है, जैसे ये मेरे पास यूरेनियम था 92 और ये कहाँ पे पहुँच गया, यूरेनियम 90 पे। तो ये हमारे पास यूरेनियम था, जब भी ये एलिमेंट 90 पे पहुँच गया तब ये हमारे पास बनेगा थोरियम, और ये 88 पे एक नया एलिमेंट बन जाएगा। और धीरे धीरे जो है ये अदर एलिमेंट भी बनाएंगे, कहाँ तक, जब तक कि हमारे पास पीबी यानी कि लेड नहीं आता, तब तक जो है ये अपना डीके करते रहेंगे, बट ये लेड के नीचे नहीं जा पाते। तो बेसिकली हमने कहा कि हमें इनका डीके कहाँ तक देखने को मिलता है, लेड तक। अदरवाइज़ नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम यूरेनियम से ही ऑक्सीजन तक की प्रोसेस देख रहे हैं, यूरेनियम से हाइड्रोजन भी बन रहा है, बट उतना नीचे तक जो है ये डीके हमें नहीं देखने को मिलता है। ये लास्ट जो है हमारे पास लेड तक ही जाता है। तो बीटा डीके में हमने देखा कि सिर्फ एटॉमिक नंबर में चेंज आ रहा है बट मास नंबर सेम रह रहा है। और अभी मैंने आपको कहा कि अगर हम बात करें अल्फ़ा डीके और बीटा डीके की, तो इसमें जो है एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि जो हमारे पास पर्टिकुलरली जो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका वेट जो है इसके इनिशियल वेट का बिल्कुल हाफ पहुंच जाएगा। अभी यहाँ हम देखने को मिला 235 है या 227 है। तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि ये जो है बिल्कुल यूरेनियम जो है बिल्कुल इसका 235 का हाफ हो जाएगा। तो वो हमारे पास कहलाएगा इसका हाफ लाइफ पीरियड। और बीटा डीके में हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह जो है कार्बन से नाइट्रोजन बनेगा। तो मान लो कि अगर ये हमारे पास बेसिक सा यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और यहाँ पर कर रही हूँ मैं इसका बीटा डीके, तो ये क्या कह रहा है कि इसका वेट जो है हमें पता है 12 है। बीटा डीके ये कहता है कि नीचे वाले में ही सिर्फ चेंज होगा, तो ये 6 की जगह हो जाएगा 7, ऊपर रहेगा 12। और हमें पता है 7 पे हमारे पास एक नया एलिमेंट बनता है जो है हमारे पास नाइट्रोजन, और यहाँ हो जाएगा 14। तो ये था हमारे पास अल्फ़ा डीके एंड बीटा डीके। सो व्हाट डू यू मीन बाय अल्फ़ा डीके एंड बीटा डीके? एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट धीरे धीरे अपने आप को जो है, अगर मैं कहूँ कि ख़त्म कर रहा है वो अपने आप को, बट वो एक लंबा समय लेता है। तो जिसमें हमारे पास 2 मेजर थे स्पॉन्टेनियस डीके में, अल्फ़ा डीके और बीटा डीके। अल्फ़ा डीके में एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज एंड मास नंबर में 4 का चेंज, यहाँ जो हमें शो भी हो रहा है। बट इन केस ऑफ बीटा डीके ओनली चेंज आएगा एटॉमिक नंबर में। तो हमने 2 चीज़ें देखी, इससे हम या तो आइसोटोप बना सकते हैं या तो हम आइसोबार की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब वही चीज़ आती है हमारे पास
नेक्स्ट जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी। हम आर्टिफिशियली किसी एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑक्सीजन है, नेचर में हमें ऑक्सीजन मिल रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन जो है अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नहीं है नेचर में, बट हम उसको रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। कार्बन है नेचर में, वो हमें रेडियो एक्टिव फॉर्म में नहीं मिलता है। हाइड्रोजन है नेचर में, हाइड्रोजन का जो हमारे पास थर्ड आइसोटोप आता है ट्राइटेनियम, वो भी एक हमारे पास रेडियो एक्टिव फॉर्म में मिलता है। और कार्बन भी हमारे पास, हम इसको रेडियो एक्टिव फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं और क्यों हम किसी एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बनाते हैं, तो इसके अलग अलग पर्पस हैं। साइंटिफिक स्टडी के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव बनाने के लिए, या फिर अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम कहें कैंसर के ट्रीटमेंट में, अगर मैं कहूँ बोन का कैंसर हो या फिर ब्लड कैंसर हो, थायराइड कैंसर हो, तो इनके लिए अलग अलग एलिमेंट के आइसोटोप का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ एग्जांपल की अगर हम बात करें आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की, जो हमने अभी भी देखा था कि मैरी क्यूरी और जो पेरी क्यूरी थी, उनकी बेटी और उनके जो दामाद थे, इन्होंने इस पर काफ़ी वर्क किया था। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग स्टेबल न्यूक्लियाई। स्टेबल न्यूक्लियाई को बम्बार्ड किया जाएगा विद हाई फ्रिक्वेंसी पार्टिकल टू मेक देम अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव। दूसरा अगर मैं कहूँ, इसको मैं आपको बेसिक सी टर्म में कैसे समझा सकती हूँ। मान लो कि कहीं क्लासरूम में 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है, ये फर्स्ट वाला, अगर मैं कहूँगी कि बहुत मतलब चक्कर पक्कर करता रहता है, चुप बैठता ही नहीं है, मतलब 2 मिनट का भी इसमें पेशेंस नहीं है, कभी आगे कभी पीछे, मतलब पेशेंस बिल्कुल ज़ीरो है। बट सेकंड वन अगर मैं कहूँ, काफ़ी पेशेंस है, चुप रहता है, क्लासरूम में हर चीज़ को बहुत अच्छे से सुनता है। तो इसको मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह है, कि जो स्टेबल नहीं है और जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिएक्शन करता रहता है, और ये क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करता रहेगा। हो सकता है कि किसी और को भी डिस्टर्ब कर दे क्लासरूम में, बट ये स्टेबल है। अब ये तो हमें पता है कि ये 3 तरह की रेडिएशन एमिट करेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड वन की, जो हमारे पास बिल्कुल स्टेबल था, उसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। अब मान लो क्या हो गया, इसमें जो है हमने क्या कर दिया, इस स्टेबल वाले को बम्बार्डमेंट कर दी, तो नो डाउट ये भी अब अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और किसी भी हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो हमारे पास या फ्यूजन वगैरह भी कब शो करता है, जब हम बाहर से और ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, तब वो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। क्योंकि हमने रेडियो एक्टिविटी का रीज़न ही पहले पढ़ा था, या तो प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या फिर न्यूट्रॉनों का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है न्यूक्लियस में। तो अगर हम ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन भेजेंगे, तो नो डाउट ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने के कारण ये भी क्या कर देगा, धीरे धीरे ये भी रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देगा, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी यही कहती है कि मान लो मैंने क्या कर लिया, एक मैंने बेसिक्स अगर मैं कहूँ, एल्यूमिनियम आपको पता है हमारे घरों में जो है रूफ़ के टॉप में जो हम चादर लगाते हैं, तो वो भी एल्यूमिनियम की बनी होती है। हमारे पास एल्यूमिनियम फॉयल है, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव बिहेव नहीं करती है। तो हमने जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी देखी गई थी, उसमें क्या किया गया था, एक एल्यूमिनियम लिया गया था, ठीक है। अब एल्यूमिनियम को ज़बरदस्ती जो है उस पर जो है बम्बार्डमेंट, यानी कि मान लो कि एल्यूमिनियम के ऊपर बम्बार्डमेंट करा दी, किस चीज़ की, अल्फ़ा रेज़ की, जो हमारे पास हीलियम की तरह बिहेव करती है। हीलियम आपको पता है एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। तो बेसिकली हमें पता है कि अगर हमने एल्यूमिनियम पे अल्फ़ा रेज़ की बम्बार्डमेंट करा दी, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट और चला जाएगा यहाँ से आगे। अगर मैं कहूँ एल्यूमिनियम के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे है, 13 + 2 15, तो ये 15 पे पहुँच जाएगा। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 27, और +3 ये हो जाएगा हमारे पास 30, और क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो एक हमारे पास न्यूक्लियस रह जाएगा एक्स्ट्रा बाहर। तो वो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम में क्या कर दिया, अल्फ़ा पार्टिकल डाले गए, और अब ये जो हमारे पास नया एलिमेंट बना, अब ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन गया। अब ये खुद में से रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने इसके न्यूक्लियस को स्टेबल से अनस्टेबल कर दिया। या दूसरा बेसिक्स आप वही समझ गए होंगे कि मान लो कि आप अभी चुपचाप बैठ के ये वीडियो देख रहे हो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की। मान लो आप एक स्टेबल फॉर्म में बैठे हो, कोई अगर आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो नो डाउट आपको
आपको भी हल्का सा गुस्सा आ जाएगा, तो हम इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री ये कह सकते हैं कि अब आप भी रेडियो एक्टिव की तरह जो है बिहेव करना शुरू कर दोगे। क्योंकि रेडियो एक्टिव में क्या हुआ, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में स्टेबल न्यूक्लियाई को अनस्टेबल करने की कोशिश की गई। कैसे? बाय बम्बार्डिंग। यहाँ देख सकते हो, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इज प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग स्टेबल न्यूक्लियाई विद हाई एनर्जी पार्टिकल टू मेक देम अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव। सो ये ही हमारे पास ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी कहती है। फिर से इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी ऑफ रेडियोएक्टिव एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट चेंज इट्स पोजीशन। जैसे यहाँ भी देखा हमने एल्यूमिनियम से ये फॉस्फोरस पे पहुँच गया, और यहाँ पर हमारे पास यूरेनियम थोरियम में पहुँच गया, कार्बन नाइट्रोजन में पहुँच गया। तो हाउ एलिमेंट चेंज इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल व्हेन इट अंडरगो रेडियोएक्टिव डीके, एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप, first one alpha decay and second one is beta decay. Now next one is half life period. तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ पीरियड। मान लो मेरे पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अल्फ़ा डीके और बीटा डीके के या फिर अगर मैं कहूँ स्पॉन्टेनियस डीके के कारण जो है ना, ये धीरे धीरे इसका जो है डीके होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बट इसमें जो है ये एक टाइम पीरियड ले लेता है। अगर मैं कहूँ कार्बन की अगर बात करें, कार्बन का जो लाइफ पीरियड है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि कार्बन का जो लाइफ पीरियड है जो हाफ लाइफ पीरियड है वो है 5730 ईयर। मतलब कार्बन जो है, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 14 है, और मास नंबर 14 है। रेडियो एक्टिव की फॉर्म की बात कर रहे हैं, बेसिकली कार्बन 12 पे होता है, 6 और 12। और अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव वाले की, तो ये है 6 और 14। ये वाला हमें नेचर में मिलता है, और ये हमारे पास इसकी रेडियो एक्टिव फॉर्म है। तो हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव वाले की। हम नेचुरली जो हमें नेचर में कार्बन मिलती है उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ पीरियड? कब ये हमारे पास कार्बन जो 14 था, कब ये हमारे पास कार्बन यानी कि 7 पे पहुंच रहा है, ठीक है। और 7 में अगर ये पहुंच रहा है तो नो डाउट इसमें से कोई ना कोई अल्फ़ा या बीटा डीके हुआ होगा। कब ये 14 से 7 पे पहुंचा तो वो इसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। और जो है हमारे पास 5730 ईयर, मतलब 5730 साल बाद जो है ये कार्बन इतने पे पहुंच जाएगा। फिर अगर मैं कहूँ अगर इसको फिर से चेंज करना है तो ये कार्बन पहुंच जाएगा हमारे पास 7 का हाफ जो है 3.5 पे। कब ये इतना को पहुंचेगा? तो ये हमारे पास इसका कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड। तो व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ पीरियड? टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस टू रिड्यूस टू इट्स इनिशियल अमाउंट। कब कोई एलिमेंट अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ पीरियड। और इट इज़ कांस्टेंट फॉर ईच रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये जो है हर का सबका अलग अलग होता है। यूरेनियम इवन मिलियन ईयर भी लगा देता है, मतलब पूरा डीके होने में। तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या हुआ? कब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है। तो वही चीज़ मान लो कि मेरा वेट 50 kg है, कितने सालों बाद मैं 25 पे पहुंचूंगी, तो वो मेरा हाफ लाइफ पीरियड है। और ये हो सकता है धीरे धीरे मेरा बीटा एमिशन देखने को मिल रहा है, अल्फ़ा डीके देखने को मिल रहा है, जिस कारण मेरे में जो है 2 का यहाँ ऊपर 2 का यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज आ रहा है और ऊपर में 4 रिड्यूस हो रहा है। यानी कि पहले मैं 46 पे पहुँची, पहले अल्फ़ा डीके पे, फिर मैं 42 पे पहुँच गई, क्योंकि हमें पता है अल्फ़ा डीके में 444 का लॉस हो जाता है। और धीरे धीरे जो है मैं 25 पे पहुंच जाऊंगी, तो वो कहलाएगा मेरा हाफ लाइफ पीरियड। और इसकी अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि मान लो मेरा वेट जो है 50 kg था, 50 से मैं 25 पे पहुंच गई और 25 से मैं 12.5 पे पहुंच गई। तो ये मेरा जो है, अगर मान लो कि मैंने बेसिकली मुझे जो है 50 kg से 25 kg पहुंचने में जो है 10 साल लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25 से 12 पॉइंट पहुंचने में मुझे 5 साल और लगेंगे, 10 का 10 ही रहेगा। अब इसका भी अगर मैं कहूँ 12.5 का हाफ हो जाए तो ये 6.75
के आसपास होगा, तो उसमें भी मुझे 10 ईयर लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर यहाँ इसका हाफ हो रहा है तो ये भी 10 की जगह 5 हो जाएगा, ये 2.5 होगा, ऐसा नहीं होता है। तो हाफ लाइफ पीरियड की अगर मैं कहूँ 10 ईयर, अगर ये 50 से 25 में पहुँचने में लगा रहा है तो 25 से 12.5 में भी ये 10 ईयर ही लेगा। तो ये इसका हाफ लाइफ पीरियड है। तो बेसिक सा अगर मैं कहूँ, यहाँ हमारे पास 2 डायग्राम है। फर्स्ट है जो हमारे पास है ये डीके ऑफ कार्बन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डीके ऑफ कार्बन है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ होती है इसकी 5730 साल, और ये है कार्बन की परसेंटेज, और ये है हमारे पास लाइफ ईयर। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है इनिशियली कार्बन की परसेंटेज जो है 100% थी, बाद में ये हो गई 50%। और कितना टाइम लगाया, 1 पे पहुँच गया। ये इधर से देख रहे हैं हम 1 पे पहुँच गया, फिर 25 पहुँचने के लिए 2 पे पहुँच गया, और 12.5 पे पहुँचने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है 3 पे पहुँच गया। तो बेसिकली हम यहाँ देख रहे हैं कि चाहे हम बात करें 100%, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कार्बन का आइसोटोप है जो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव फॉर्म में है, वो अपने वेट का हाफ पहुँचने में, या फिर अगर मैं कहूँ 100% का हाफ यानी कि 50 पहुँचने में जो है 5000 साल लगा रहा है, 5000 समथिंग लगा रहा है, तो वो 50 से 25 में पहुँचने के लिए कितना लगाएगा, तो नो डाउट मल्टीप्लाई बाय 2, इतना टाइम लेगा वो। ऐसा नहीं कि इसका भी हाफ लेगा। अगर मैं कहूँ 25 से 12.5 पहुँचने में तो इसका ट्रिपल लेगा। तो ये चीज़ याद रखनी है बेसिक सी। या फिर दूसरे डायग्राम की अगर हम बात करें जो हमारे पास यहाँ टेबल की फॉर्म में है, इसको देखते हैं ये क्या कहता है। तो हमारे पास है हाफ लाइफ पीरियड, अब परसेंटेज है, कोई एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट पहले 100% था, अब वो पहुँच गया है 50 पे, यानी कि वो हो गया है इनिशियल का 1/2 हो गया है, वो 1/2 हो गया। कितना हाफ लाइफ होगा 1। अब वो रह गया 50 से 25, यानी कि वो हो गया 1/4। तो कितना हाफ टाइम होगा उसका 2। 3 पे कितना पहुंच जाएगा वो 1/8 पे, फिर 1/16, 1/16, 32, 64। तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि क्या हो रहा है, मतलब 100 से 50 पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है, दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास 5730। और दूसरा अगर मैं यही कहूँ कि यहाँ पर भी जो है हमारे पास 50% से 25% पहुँचने में भी कितना टाइम ले रहा है ये, या फिर इधर से भी आगे कहूँ मैं 12.5 कितना टाइम लेगा ये, सेम 5730। यहाँ पर भी 5730। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई इसका भी हाफ हो गया, तो ये हाफ लाइफ पीरियड सेम रहता है सबके लिए। तब हम आगे आते हैं। ये हमारे पास 2 डायग्राम थे जो शो कर रहे हैं अल्फा डीके ऑफ कार्बन, और सेकंड वन जो है शो कर रहा है हमारे पास किस तरह जो है हम हाफ लाइफ पीरियड को देखते हैं। फॉर्मूले की अगर हम बात करें, हमारे पास जो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला है तो वो है, इसको हम टी हाफ से भी लिखते हैं, टाइम पीरियड जो हाफ रहता है, इसका एक फॉर्मूला है 0.693 अपॉन जो हमारे पास है डीके कांस्टेंट। और डीके कांस्टेंट का मतलब है कि किस स्पीड के साथ कोई एलिमेंट डीके हो रहा है। डीके कांस्टेंट का मतलब किस स्पीड के साथ कोई एलिमेंट डीके हो रहा है। तो इसका ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, इसको रीअरेंज किया गया है, ये इसको उधर ले गए, इसको नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड और डीके कांस्टेंट था। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब वही कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कब अपने इनिशियल का हाफ रह जाता है, और डीके कांस्टेंट का मतलब है कि वो किस स्पीड के साथ डीके हो रहा है। तो अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है substances help in controlling nuclear reaction and protecting against the radiation। मान लो कि इस जगह पे, मान लो कोई एक जगह है, यहाँ पर जो है एटॉमिक बॉम्ब, या फिर अगर मैं कहूँ कि कोई हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब किसी ने फाड़ दिया, या कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर हमें देखने को मिला कि वहाँ पर कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो वहाँ से जो है बहुत सारी रेडिएशन एमिट होगी, अल्फ़ा बीटा और गामा। और वहाँ पे जो है, अब नो डाउट हमें पता है कि रेडियो एक्टिविटी में पूरा जो खेल होता है वो न्यूट्रॉनों का होता है। जब भी हमारे पास न्यूक्लियस में फ्यूजन देखने को मिलेगा या फ्यूज़न देखने को मिलेगा, तो नो डाउट यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ स्पीड या फिर काइनेटिक एनर्जी लेके मूव करना शुरू कर देंगे, और हार्मफुल रेडिएशन भी एमिट होगी, जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन है, और ये तीनों हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है।
अब इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं इसका बेसिक सा एग्जांपल दूँ आपको एक और, मान लो कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, मान लो कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे काम चला हुआ है और यहाँ पे जो है ब्लास्टिंग के थ्रू ब्लास्ट कर रहे हैं और पत्थर को तोड़ रहे हैं। नो डाउट सराउंडिंग के घरों में जो है वाइब्रेशन जाएगी, वाइब्रेशन के कारण हो सकता है उनके घरों में जो है एक पूरा झटके महसूस हो। दूसरा ये होगा कि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट थी, नो डाउट यहाँ पर धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा पत्थर को तोड़ने के लिए बारूद लगाया गया था। और तीसरा ये चीज़ होगी कि यहाँ पर जो है पत्थर भी गिरेंगे, बड़े बड़े पत्थर जो है नज़दीक नज़दीक गिरेंगे और हल्के वाले दूर गिर जाएंगे। तो एटॉमिक बॉम्ब में भी सेम चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हम यहाँ करें, यहाँ हमने कहा कि पत्थर को तोड़ा, बट इस केस में हम एटम के न्यूक्लियस को ही तोड़ रहे हैं। तो अंदर क्या होगा? नो डाउट हमें पता है यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों ही अगर फट गए तो ये बाहर आएंगे विद काइनेटिक एनर्जी। अब वही चीज़ है, जो हल्का होगा हमारे को ज़्यादा दूर चला जाएगा, भारी वाले नज़दीक रह जाएंगे। हमें क्या करना है? रेडिएशन को भी, हमें जो है रेडिएशन से भी बचना है, क्योंकि ये हमारे डीएनए को डैमेज कर सकती है। हमें न्यूट्रॉन की वेलोसिटी भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो तीसरा क्या हो सकता है? एक तो हमने कहा रेडिएशन निकल जाएगी बहुत ज़्यादा, दूसरा हमने कहा कि इसमें से न्यूट्रॉन मूव करेंगे। क्या इस साइट पे हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगी? नो डाउट यहाँ अगर हम ब्लास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो हमें यहाँ पे कूल भी करना पड़ेगा, इसको कूलेंट के तौर पे भी किसी चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है 3 चीज़ें। एक तो ये हो गया कि हमें न्यूट्रॉनों की वेलोसिटी कम करनी है, एक दूसरा ये है कि हमें उस साइड को ठंडा भी करना है, कूलेंट के तौर पे भी यूज़ करना है। अगर हम अगर हम न्यूट्रॉन की वेलोसिटी रिड्यूस कर रहे हैं, तो जिसके थ्रू कर रहे हैं उसको हम मॉडरेटर भी बोलते हैं। तो पहला आता है हमारे पास ग्रेफाइट एक्ट एज अ मॉडरेटर, स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन फॉर एफिशिएंट न्यूक्लियर फिशन। सेकंड वन है हैवी वाटर का यूज़ भी हम एज अ मॉडरेटर के तौर पर पे करते हैं एंड प्रिवेंट न्यूट्रॉन लॉस। थर्ड आता है हमारे पास बोरिक एसिड। कहीं पे भी अगर एटॉमिक बॉम्ब फाड़ा गया हो तो हम वहाँ पे जो है तुरंत बोरिक एसिड का छिड़काव कर देते हैं, ताकि हम जो है वहाँ पे जो है फर्दर न्यूट्रॉनों को, जो न्यूट्रॉन एमिट हो रहे थे उस साइड पे, जो काइनेटिक एनर्जी लेके मूव कर रहे थे, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए जो है उस एरिया के चारों ओर बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। और थर्ड जो हमारे पास फोर्थ वन आता है, वो आता है पोटाशियम आयोडाइड। मान लो कि कोई पर्सन जो है ऐसी जगह पे चला गया था जहाँ एटॉमिक फिजन हुआ था या फ्यूज़न हुआ था, या जहाँ पे जो है, मान लो कि हम कहते हैं कि इंडिया के झारखंड में जो है हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलते हैं, तो वहाँ से कोई होके आया तो उसको तुरंत जो है पोटाशियम आयोडाइड खिलाया जाता है, ताकि जो है उसको हमारी बॉडी में जो है थायराइड कैंसर से वो बच सके, क्योंकि उस साइड पे जो है रेडियो एक्टिव आयोडीन वगैरह का भी वहाँ पे वो एमिशन हुआ होगा, जिस कारण जो है उसको कैंसर से बचाया जा सकता है। तो ये हमारे पास बेसिक सा था कि हम उस साइड पे जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन हुए थे वहाँ पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उस साइड को। तो इसके लिए जो है हमारे पास बेसिक सा एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि आपने सुना भी होगा कि जो 1986 में था, यानी कि हमारे पास 26 अप्रैल 1986 चेरनोबिल जो जगह थी यूक्रेन में, वहाँ पे जो है न्यूक्लियर रिएक्टर और जो हमारे पास फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था, वो हुआ था हमारे पास 11 मार्च 2011 को, जो जापान में हुआ था। ये दोनों हमारे पास अभी तक के जो मेजर न्यूक्लियर रिएक्टर के जो डिज़ास्टर थे ये हुए थे। एक हमारे पास यूक्रेन में हुआ था, दूसरा जापान में, एक 1986 में, दूसरा 2011 में। तो वही चीज़ आती है चेरनोबिल, यानी कि यूक्रेन में जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो डिज़ास्टर हुआ था, वहाँ पे जो उस साइट के लिए जो, अगर मेरे को मीडिया वाले जो गए थे या फिर हेलीकॉप्टर के थ्रू जो वहाँ का ब्यौरा करने गए थे, तो वो सब कुछ टाइम के बाद मर गए। क्योंकि उनकी बॉडी में जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रह गए थे, जिस कारण वो रेडिएशन एमिट करते रहे और उनकी बॉडी धीरे धीरे डैमेज होती गई। अब डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन पे जो है कितना प्रभाव पड़ा है। मान लो कि कोई पर्सन था, आप बोलोगे कि क्या सडन डेथ देखने को मिलेगी जो रेडियो एक्टिव रीजन से होके आया। मान लो कि ये मेरे पास 2 पर्सन थे। अब मान लो कि
जो फर्स्ट पर्सन था यहाँ रेडियो एक्टिव डीके हुआ होगा, इन दोनों ने ये चीज़ पूरी ऑब्जर्व की, पूरी देखी, बाद में देख के आ गए कि यहाँ पर जो है आज भी क्या इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। मान लो फर्स्ट पर्सन के जो है ब्रेन का डीएनए डैमेज हो गया रेडिएशन के थ्रू, बट इस पर्सन का जो है मान लो कि इसका जो है आर्म या फिर लेग का डीएनए डैमेज हुआ, तो नो डाउट इस पर्सन का अगर ब्रेन पर डीएनए डैमेज हुआ है तो इसकी डेथ जो है अर्ली स्टेज में हो जाएगी। बट इसकी जो है हो सकता है इसके अगर बाजू में डीएनए डैमेज हुआ था तो हो सकता है बाजू में कैंसर हो जाए और इसका कट भी हो जाएगा। अगर लीवर और किडनी वगैरह में डैमेज हुई होगी तो इसकी एक स्लो डेथ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। तो ये चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है जब भी हमारे पास कोई पर्सन या फिर उस एरिया में जाता है। तो इसलिए कहीं पर भी अगर डिज़ास्टर हुआ हो, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर के पास ही डिज़ास्टर हुआ हो, तो सबसे पहले जो है उस एरिया को सील किया जाता है। मान लो यहाँ पर न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था तो उसके चारों ओर जो है पहले एरिया सील किया जाता है। फिर यहाँ से एक लाश तक भी नहीं उठाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ से आप लाश कहीं और ले गए, दफना दी यहाँ पे या फिर कुछ भी कर दिया, जला दी, तो उसके रेडियोएक्टिव एलिमेंट तो यहीं रह जाएंगे, जिस कारण वो यहाँ के अदर पीपल को के लिए हार्मफुल है। तो अगर कोई डेड बॉडी है तो उसको भी कोई नहीं छुएगा, तो वो उसी में ही रहेगी। अब मान लो कोई चला गया था रिपोर्टिंग करने की, चलो आज यहाँ ये हो गया वो हो गया, तो वो भी कुछ टाइम बाद चला जाएगा। तो इस तरह जो है हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ही हार्मफुल है, चाहे हम एटॉमिक बॉम्ब की बात करें जिसमें हमें फ्यूज़न देखने को मिलेगा, या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें जिसमें हमें न्यूक्लियर फ्यूज़न देखने को मिलेगा। तो फ्यूजन और फ्यूज़न को हम आगे भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसमें न्यूक्लियर फिज़िक्स में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है गामा रेज म्यूटेट डीएनए, कि गामा रेडिएशन जो है कैसे हमारे डीएनए को म्यूट करती है। फर्स्ट चीज़ तो हमें पता है, जब हम बात करते हैं बेसिक से, डीएनए से जो है हमारी बॉडी में एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के न्यूक्लियस में जो है डीएनए होता है। डीएनए से जो है धीरे धीरे प्रोटीन बनती है, और किस तरह डीएनए जो है हमारी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करता है, और इसमें कोड होते हैं, जेनेटिक कोड, इसके अंदर जीन होती है। हमारे पर्टिकुलरली जो हमारे पास हमें ऑर्गन बनाती है, हमारी बॉडी की शेप देती है। जीन जो है कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करती है और स्पेसिफिक काम करती है, जैसे कोई हमारी आंख बनाएगा, नाक बनाएगा। अगर हल्का सा भी अगर मैं कहूँ, जो मेरे पास ये वाली जो जीन थी, मान लो ये रिस्पॉन्सिबल थी लिप्स बनाने के लिए, ये जो है मेरी बॉडी में लिप्स की फॉर्मेशन करेगी। तो अब क्या हो गया, गामा रेडिएशन के एक्सपोजर में मैं आ गई, मान लो कहीं मैं चले गई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे और मुझे आइडिया नहीं था, तो ये क्या करेंगे, बेसिकली मान लो इन्होंने ये मेरी ये पोर्शन वाली जीन डैमेज कर दी। इस पोर्शन में जो जीन थी वो जो है डैमेज हो गई, म्यूट हो गई। तो जो आगे नई जनरेशन होगी, या अगर मैं कहूँ मान लो किसी बच्चे का ये वाला जो जीन थी ये डैमेज कर दी, तो वो बच्चा विदाउट लिप्स के ही होगा, या फिर लिप्स के बीच में कोई ना कोई क्रैक आएगा। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि गामा रेडिएशन ने डीएनए को म्यूट किया। यहाँ देख सकते हैं गामा रेडिएशन के थ्रू जो है यहाँ जो 3 साइट है यहाँ का डीएनए जो है डैमेज हो गया। तो जो आगे यहाँ देख सकते हैं हम डीएनए के थ्रू जो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में जो प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई, तो ये जो हमारे पास था डीएनए, ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, डिसफंक्शनिंग और एब्सेंट प्रोटीन डिसफंक्शनिंग होगी, या नॉर्मल प्रोटीन बन गई थी, बट इसमें कोई ना कोई डैमेज आएगा। तो गामा रे क्या करती है, डीएनए को म्यूट करने का काम करती है। तो इस तरह जो है हमारे पास ये रेडिएशन बहुत ही हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। तो इस वीडियो में हल्का सा हमने ये देखा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस डीके एंड व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा डीके एंड बीटा डीके। उसके बाद हमने हल्का सा हाफ लाइफ पीरियड के बारे में भी पढ़ा, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, और हम उस टाइम जो पर्टिकुलरली अगर किसी पॉइंट पे हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में कोई डिज़ास्टर देखने को मिलता है या फिर लीक होना शुरू हो जाए, तो हम उस साइट पे किस तरह जो है किन किन चीज़ों का छिड़काव करते हैं। जैसे हमने देखा बोरिक एसिड, पोटाशियम आयोडाइड होता है जो खिलाया जाता है कूलेंट के तौर पे। हम डिफरेंट कंपाउंड का यूज़ करते हैं मॉडरेटर के तौर पे, कूलेंट यानी कि ठंडा करने के लिए, न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब करने के लिए हम डिफरेंट उसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।